RSTP स्टार्ट करने के पहले मैं हम्म, ना ईथरनेट हेडर के बारे में समझाता हूँ। क्योंकि ईथरनेट हेडर जब मैं समझाऊंगा ना, हाँ जी। तुम्हें वो फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि एक हेडर क्या होता है और हम्म, उसका फॉर्मेट क्या होता है। कोई भी अगर मैं कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ, कुछ भी भेज रहा हूँ, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे दो डिवाइसेस काम करते हैं, वो समझ में आएगा। ओके। तो अभी हम देखते हैं ईथरनेट हेडर के बारे में। ईथरनेट हेडर, अभी ये ईथरनेट हेडर को हम नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स में बात करें तो उसको हम बोलते हैं ईथरनेट का फॉर्मेट ना। आप एक लेटर लिखते हो, लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है। या फिर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है। आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप लेटर भेज रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो एक फॉर्मेट होता है ना। आप क्या बोलते हैं, एग्जाम का कोई फॉर्म लिख रहे हो, उस फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है ना। तो जब तक वो हाँ जी। फॉर्मेट पूरा नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, वो लेटर हो गया या फिर वो एग्जाम फॉर्म हो गया या फिर ईमेल हो गया, कुछ भी हो गया, वो इनकम्प्लीट है ना। तो लेटर के एग्जाम्पल से अगर मैं लूं, तो हम लेटर में सबसे पहले एक टू एड्रेस लिखते हैं, है ना। हाँ जी। टू एड्रेस, पेपर के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में टू एड्रेस लिखते हम्म, हैं, डेट इस तरफ लिख देते हैं। फॉर्मेट हाँ अलग अलग जी। होता है, कोई डेट नीचे लिखता है तो कोई कोई साइड में लिखता है, मुश्किल तो कोई डेट नीचे सबसे आखिरी में लिखता है, एनीथिंग। उसके बाद फ्रॉम एड्रेस आता है। नहीं। फिर सब्जेक्ट, हम्म, है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, जो भी अच्छा है ना। मैम यार। हाँ, वो आता है। उसके बाद फिर हम लेटर की बॉडी लिखते हैं, हम्म, है ना। चल, उसके बाद फिर हमारा सिग्नेचर आता है। ठीक है, हाँ जी। थैंकफुली, थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंकफुली, जो भी है। ठीक है, थैंक यू। फिर हम अपना नाम लिखते हैं, और हम्म, सिग्नेचर हुआ तो सिग्नेचर भी कर चल, देते हैं, लास्ट। है ना। ये होता है अपना नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनमें से हम्म, अगर अब कोई भी एक चीज मिसिंग हो गई तो लेटर इनकम्प्लीट है। ठीक है, डेट अगर नहीं है लेटर में तो अगेन लेटर इनकम्प्लीट है। फ्रॉम एड्रेस नहीं है या फिर टू एड्रेस नहीं है तो लेटर इनकम्प्लीट है। आपका नाम नहीं है, आपका सिग्नेचर नहीं है, तो लेटर इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो बेसिकली ये एक लेटर का फॉर्मेट है। सिमिलरली अपना लेयर टू, ओएसआई लेयर मॉडल में जो लेयर टू है, या फिर हम उसको ईथरनेट लेयर बोलते हैं, ईथरनेट लेयर, इसका भी एक फॉर्मेट होता है, क्या? जिससे कि कोई दो स्विच उस फॉर्मेट को पढ़ के उसके अंदर की डिटेल को समझते हैं। तो हम जब भी लेटर पढ़ते हैं, हम ये सबसे पहले ये चीज क्या देखते हैं, ये कहाँ से आया है, सॉरी, ये किसको जा रहा है। ठीक है, हम्म, और ये आया कहाँ से है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट मतलब वो ऊपर ये बताता है कि यार ये सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या हो सकता है, इस लेटर में, ये बॉडी में क्या लिखा हो सकता है। सब्जेक्ट बेसिकली वही बोलता है ना। फिर थैंक यू, हम अपना नाम वाम देते हैं। तो सिमिलरली लेयर टू में भी ऐसे ही कुछ कुछ फॉर्मेट होता है। तो मैं फॉर्मेट अभी बताता हूँ। ये साइड में इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसी के हिसाब से मैं कंपेयर करके बताऊंगा। तो ईथरनेट हेडर में सबसे पहला फील्ड, ठीक है, हम लेटर में एक एक ये टू फील्ड होता है, फ्रॉम फील्ड होता है, सब्जेक्ट एक फील्ड होता है, डियर सर मैडम जो भी वो एक फील्ड होता है, बॉडी एक फील्ड होती है। सिमिलरली ईथरनेट लेयर में भी फील्ड्स होते हैं। सबसे पहला फील्ड होता है प्री एम्बल, बोलते हैं उसको। ठीक है, प्री एम्बल फील्ड। उसके बाद आता है एस एफ डी फील्ड। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में बताऊंगा थोड़ी देर में। एस एफ डी फील्ड आता है। फिर आपका डेस्टिनेशन मैक वाला फील्ड आता है। उसके बाद आता है आपका सोर्स मैक का फील्ड। ठीक है, उसके बाद टाइप फील्ड आता है एक। फिर डेटा फील्ड। और उसके बाद आता है एफ सी एस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है, ये अगर आपने नोटिस किया हो, जब अपन ये वीलान वीलान कर रहे थे,
ठीक है, हम्म। तब मैं सिर्फ डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक पे ध्यान दे रहा था। हाँ जी, क्योंकि ये ये दोनों को देख बाकी रहे हैं। सब फील्ड भी थे वहां पर, जिसको हमने बेसिकली इग्नोर किया, ओके। है ना, जिसको बेसिकली हमने इग्नोर किया क्योंकि वो उस टाइम के लिए सही नहीं था मुझे समझाना। हम्म। ठीक है, तो ये होता है प्री एम्बल फील्ड। अब प्री एम्बल फील्ड जो है पूरा, ये जो फील्ड जो है 7 बाइट्स का फील्ड होता है। एक बाइट मतलब 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, है ना। तो 7 बाइट्स हो गया अपना 56 बिट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो एस एफ डी फील्ड है, एस एफ डी फील्ड का फुल फॉर्म होता है स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर। स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में डीलिमिटर का मतलब होता है ये बताना कि इस जगह से या फिर इस पॉइंट से कोई एक फील्ड स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी सिटी में जब घुसते हैं तो आरटीओ पॉइंट आता है, आरटीओ चेक आता है, चेक पोस्ट आता है ना। उससे हम समझ जाते हैं कि भाई अब हम ये वाले सिटी एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम जब सिटी से बाहर जाते हैं तो एक चेक पोस्ट आता है, तब हमें पता पड़ता है कि भाई ओके ये सिटी अब खत्म हो गई है, हम सिटी के बाहर निकल रहे हैं, है ना। ऐसे ही चेक पोस्ट लगे होते हैं। अभी एसएफडी फील्ड भी यही काम करता है, स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर। डीलिमिटर का मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक चेक पोस्ट है। ठीक है, बेसिकली ये चेक पोस्ट या फिर ये डीलिमिटर ये बताता है कि अब इसके बाद से फ्रेम का एक्चुअल डेटा स्टार्ट होगा। स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर का मतलब होता है अब यहां से फ्रेम स्टार्ट होगा, एक्चुअल फ्रेम का डेटा स्टार्ट होगा, इसका मतलब होता है एसएफडी। और ये फील्ड बेसिकली है 1 बाइट का। तो आपका ये 7 बाइट प्लस ये 1 बाइट टोटल हो जाते हैं 8 बाइट या फिर 64 बिट्स। ठीक है, स्टार्ट फ्रेम डी लिमिटर का मतलब समझ में आया, हाँ जी। है ना। अभी ये स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर और ये प्रीएम्बल बेसिकली करते क्या है। ठीक है, पहले तो मैं इनका प्रीएम्बल का भी फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, अपना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो वंस एंड जीरोस ही समझता है, करेक्ट। 001000 जीरो वन कॉम्बिनेशन ऑफ वन। वंस एंड जीरोस ही समझता है वो, है ना। हम्म। अभी प्रीएम्बल फील्ड का फॉर्मेट, प्रीएम्बल का भी एक फॉर्मेट होता है कि वो कैसा लिखा जाता है या फिर उसके अंदर जो वंस एंड जीरोस है उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं 1 बाइट, ये 7 बाइट्स है, 7 बाइट्स में से मैं 1 बाइट का फॉर्मेट बताता हूँ, और वही सेम फॉर्मेट होगा बाकी 6 बाइट्स का। तो 1 बाइट का फॉर्मेट, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, और 8 बिट्स का फॉर्मेट ऑल्टरनेट वंस एंड जीरोस होता है। 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वंस एंड जीरोस होता है और ये स्टार्ट होता है 1 से। ये स्टार्ट होगा 1 से और ऑल्टरनेट वंस एंड जीरो आएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही 7 बाइट हैं आपके पास, तो मतलब 7 बाइट मतलब 7 8 56 बिट्स, 56 बिट्स। तो आपके पास 56 बिट्स ऑफ वंस एंड जीरोस होते हैं, ऑल्टरनेट वंस और जीरो, ये पूरा 56 बिट्स तक जाएगा। ठीक है, 56 बिट्स तक जाएगा मतलब आपके पूरे ईथरनेट फ्रेम का स्टार्टिंग ही 56 बाइट्स ऑफ वंस एंड जीरो से होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट समझ में आया। ये। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूं बाद में, बस इसका पहले फॉर्मेट समझना। ठीक है, 7 बाइट मतलब होता है 56 बिट्स, तो आपको 56 टाइम्स वंस एंड जीरोस दिखेगा। 10 10 10 10 10 करते ऐसे 56 बार आपको 10 दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एसएफडी फील्ड या फिर स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर, जो कि होता है 1 बाइट का, और उसका भी सिमिलर
फॉर्मेट होता है जिसमें 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी एसएफडी में ये आखिरी जो जीरो है वो जीरो नहीं होता, वो बेसिकली होता है 1, बेसिकली होता है 1। ठीक है, तो हुआ ये कि आपके पास ये 56 वंस एंड जीरोस के साथ साथ ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10। ठीक है, 56 50 57 58 59 60 61 62 62 बिट्स आपके वंस एंड जीरोस होते हैं। ठीक है, तो आपके ईथरनेट फ्रेम का स्टार्टिंग 62 बिट्स वंस एंड जीरोस होता है, और ये जो आखिरी दो बिट हो गए अपने, जो 1 1 है, ठीक है, वो 1 1 है, इन दो को मिला के आपके टोटल हो गए 64 बिट्स। ये समझ में आया? तो टोटल 7 बाइट प्लस 1 बाइट आपका हो गया 64 बिट। इस 64 बिट्स में से पहले 62 बिट्स आपके वंस एंड जीरोस है, और आखिरी दो बिट आपका 1 1 है। तो बेसिकली आपका ईथरनेट फ्रेम है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे करते करते 62 बार आपको 1 0 दिखेगा, आखिरी जो है 1 1 दिखेगा। उसके बाद आपको आपका डेस्टिनेशन मैक दिखेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक में आपका होगा जैसे मैं 4F70, ठीक है, DE समथिंग समथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सोर्स मैक, सोर्स मैक में 70EF कुछ भी लिखा है, तो कंटिन्यूअस आपको ऐसा दिखेगा। ये तो हमने हमारे ह्यूमन रीडिंग के लिए हमने ऐसा बना के रखा है, ये ऐसा दिखाया है, बट देखा जाए तो ये एक्चुअली 10 10 10 10 और ये भी F4 नहीं दिखेगा आपको, F का भी डेसिमल बाइनरी फॉर्मेट दिखेगा, 1 1 1 ओके। 1 1, 4 का आपको 0 1 0 1 दिखेगा, ऐसा ठीक है। दिखेगा। और सर जो लास्ट में है ये 70 है। हाँ, 70 भी आपको वैसे ही इसको आप वो करोगे ना, ओके। ये सोर्स मैक है, ये सोर्स मैक है, ओके। सोर्स मैक को भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0 ठीक 1 है। 1 1 1 0 0 0 0 F है, हम्म। तो 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ऐसा दिखेगा। गॉट इट। ठीक है, तो ईथरनेट फ्रेम का स्टार्टिंग आपका कंटिन्यूस 1 0 1 0 1 0 होगा, और 62 बिट्स तक आपका 1 0 होगा, 63rd और 64th बिट आपका 1 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट समझ में आ गया प्री एम्बल और एसएफडी का। प्री एम्बल का एक बाइट 1 0 1 0 1 0 1 0 होता है, और एसएफडी का 1 0 1 0 1 0 1 1 होता है। ये एसएफडी है, और ये प्री एम्बल के सातों बाइट्स के यही फॉर्मेट है। ठीक है, अब हमने फॉर्मेट भी समझ लिया, ये दिखता कैसे ये भी समझ लिया, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसका ये है कि मैं मान लेता हूं कि दो स्विच है, स्विच नंबर 1 एक कोने में और दूसरे कोने में स्विच नंबर 2। ठीक है, स्विच 1 का मैक एड्रेस है 1 1 1 1, स्विच 2 का मैक एड्रेस है 2 2 2 2। तो जब स्विच 1 स्विच 2 को कोई डेटा भेज रहा होगा सोर्स मैक में, क्या होगा? उसकी आईपी, उसका उसका मैक एड्रेस 1 1 1 1। डेस्टिनेशन मैक में उसका स्विच 2 का मैक एड्रेस होगा 2 2 2 2। ठीक है, अब मान लेते हैं स्विच 1 जो है, स्विच 1 जो है 4 फ्रेम भेज रहा है, या फिर 4 पैकेट भेज रहा है। ठीक है, मैं ओके। अभी पैकेट बोलूंगा, बट पैकेट इज नॉट द राइट टर्म, फ्रेम इज द राइट टर्म। ठीक है, तो मैं फ्रेम यूज करता हूं। ठीक है, स्विच जो है, स्विच 1 जो है स्विच 2 को 4 फ्रेम भेजता है, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम 3 और फ्रेम 4। अभी जब ये चारों फ्रेम भेज रहा है, ऑब्वियसली सभी में एक ही सोर्स होगा, एक ही डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि स्विच 1 से स्विच 2 जा रहा है ना चारों फ्रेम, तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक एक ही होने वाला है। सभी में सोर्स मैक 1 1 1 1 होगा, डेस्टिनेशन मैक भी 2 2 2 2 होगा। ये समझ में आया? अब ये सभी पैकेट्स, सॉरी ये सभी फ्रेम्स स्विच 2 के पास आए। जब स्विच 2 के पास आए, तो स्विच 2 कैसे पहचानेगा कि यार फ्रेम 1 अलग है, फ्रेम 2 अलग है, फ्रेम 3 अलग है, फ्रेम 4 अलग है?
क्योंकि सभी में एक ही डेस्टिनेशन मैक है, एक ही सोर्स मैक है, और सभी में हम्म, एक ही फील्ड है। ये जो मैंने फ्रेम बताया ना, ये फ्रेम पूरा फ्रेम है आपका, ये ईथरनेट फ्रेम, ये आपका पूरा ईथरनेट फ्रेम, जिसमें प्रीएम्बल भी सेम रहेगा, एसएफडी भी सेम रहेगा, डेस्टिनेशन मैक भी सेम रहेगा, सोर्स मैक भी सेम रहेगा, टाइप डेटा एफसीएस ये सब सेम रहेगा। तो स्विच टू को फ्रेम वन और फ्रेम टू में अंतर कैसे पता पड़ेगा? वो अंतर कराने के लिए ही आपका प्रीएम्बल और एसएफडी फील्ड आता है। तो स्विच टू ये डिफरेंशिएशन करता कैसे है? वो करता ऐसे है कि जब भी स्विच टू कोई एक फ्रेम रीड करता है, वो रीड करेगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रीड करता है। तो जब लेफ्ट टू राइट रीड करेगा, तो सबसे पहले क्या रीड करेगा? प्रीएम्बल रीड करेगा, क्योंकि प्रीएम्बल हमने देखा फील्ड में लेफ्ट में आता है। उसके बाद हम्म, आपका एसएफडी आता है। तो सबसे पहले स्विच टू ये दो फील्ड को रीड करेगा। तो जैसे ही स्विच टू ये दो फील्ड को रीड करेगा, तो उसको क्या दिखेगा? उसको 62 टाइम्स वंस एंड जीरोस दिखेगा, और 63rd और 65th फोर्थ में उसको 1 1 दिखेगा। तो ये जब वो रीड करेगा, तो उसको पता पड़ जाएगा कि एक नया फ्रेम आ रहा है मेरे पास, पुराना फ्रेम खत्म हो गया, या फिर ओके। कोई एक कंप्लीटली नया फ्रेम मेरे पास आ रहा है, जिसमें पहले 62 बिट्स वंस एंड जीरोस है, और 63 और 64th बिट 1 1 है। इससे ये पता चलता है स्विच टू को कि एक नया फ्रेम आ रहा है। अब मान लेते हैं कि उसने फ्रेम वन पढ़ के खत्म किया, उसने फ्रेम वन में जो भी डेटा है उसने वो पढ़ के खत्म किया। अब फ्रेम वन जब खत्म हो रहा है, मैंने क्या बोला, ये कंटिन्यूअस डेटा भेज रहा है, ठीक है, स्विच वन जो है स्विच टू को कंटिन्यूअस डेटा भेज रहा है। फ्रेम वन खत्म होते ही फ्रेम टू शुरू हो रहा है, फ्रेम टू खत्म होते ही फ्रेम थ्री खत्म होते ही फ्रेम फोर, और सभी में 1 and 0 1 0 0 0 1 1 सब ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो भाई फ्रेम वन खत्म हो गया और फ्रेम टू का डेटा स्टार्ट हो रहा है, ये स्विच टू अंतर कैसे करेगा? वही अंतर करने के लिए जैसे ही फ्रेम वन का वंस एंड जीरोस वाला डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है, डेटा खत्म होता है, चलो मैं मान लेता हूं वो है 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ करके डेटा उसका खत्म हो रहा है। अब फ्रेम टू स्टार्ट हो गया, फ्रेम टू यहां से स्टार्ट हो रहा है। तब फ्रेम टू में क्या होगा? फ्रेम टू में उसको क्या दिखेगा पता है? फ्रेम टू में उसको दिखेगा 1 और 0 कंटिन्यूस, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे कंटिन्यूसली 1 0 उसको 62 बार दिखेगा, और फिर 63 और 64 में उसको 1 1 दिखेगा। तो जब वो ये 64 बिट्स को रीड करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पर वो पर रहेगा जैसे ये रहेगा, लेकिन मतलब कि 1 0 ही रहेगा, जैसे वो 60 फुट। क्या, फिर से बोलो, नहीं समझा मैं। मैंने कहा जैसे वो रहेगा 61, मतलब क्या कहते हैं, 1 0 ही रहेगा ये, मतलब कि वैसे और कोई बाइनरी उसमें तो नहीं आएगा, जैसे नहीं आपने नहीं, बताया। वो 1 0 ही रहेगा, ये ओके इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है, ऐसा ही ओके रहेगा। ओके 1 1 1 0 0 0 1 1 नहीं हो सकता। ओके। नहीं, मैं वही पूछा, मैं कहीं सिर्फ आप एग्जांपल ना दे रहे हो, एक बार कंफर्म करो। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ओके ही रहेगा। ओके ओके। ठीक है। तो जैसे ही स्विच टू 1 0 1 0 पूरा ऐसे रीड करता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फ्रेम वन खत्म हो गया और यहाँ पे फ्रेम टू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। फिर उसने फ्रेम टू के इंफॉर्मेशन रीड किया, फ्रेम टू का हम्म। इंफॉर्मेशन रीड किया, फिर फ्रेम थ्री जब रीड करेगा, तो फिर से उसको फ्रेम थ्री के स्टार्टिंग में 1 0 1 0 1 0 दिखेगा, और आखिरी में उससे 1 1 दिखेगा। तो फिर वो ओके समझ जाएगा फ्रेम टू खत्म हो गया है और अब फ्रेम थ्री स्टार्ट हो गया है। फ्रेम ओके। थ्री जैसे ही खत्म होगा, फ्रेम फोर का उसको 1 0 1 0 1 0 1 0 प्री एम्बल और एसएफडी फील्ड दिखेंगे उसको। तो वो जैसे ही रीड करेगा, उसको समझ में आ जाएगा फ्रेम थ्री खत्म हो गया, फ्रेम फोर आ गया उसके पास। हम्म। बट इनमें तो कोई वो नहीं होता, जैसे ये रहते एक साथ ही, हाँ, कोई गैप वगैरह या कुछ गैप वैप मतलब कुछ नहीं रहेगा, हाँ, ओके बिना गैप के आ रहे हैं। तो वो ही, ओके। क्योंकि बिना गैप के आ रहे हैं, हम्म। स्विच टू को वो डिफरेंशिएट करने के लिए ये प्री एम्बल और एसएफडी फील्ड दिया गया है। ओके। तो ये बेसिकली जो गैप की जो बात की ना, वो बिल्कुल सही बोला। प्री एम्बल और ये एसएफडी फील्ड गैप क्रिएट करता है उसके लिए। ठीक है।
ये 1010 और ये डेटा को पढ़ के उसको समझ में आता है कि भाई एक नया फ्रेम आ रहा है अब। तो हम्म। बेसिकली तुमने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, गैप। ये एसएफडी और प्रीएम्बल फील्ड बेसिकली दो फ्रेम के बीच में गैप क्रिएट करते हैं, जैसे कि ठीक है। स्विच टू को पता पड़ता है कि भाई नया फ्रेम आ रहा है। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया एसएफडी और प्रीएम्बल का मतलब। तो कोई डाउट? पूरी तरह से तो नहीं, मैंने कहा पूरी तरह से तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब। ठीक है, मैं इसको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ जी। ये देख रहे हो, ये 01000000 सब है। इसमें हाँ जी। एस हाँ। डेटा एक्चुअली ऐसा जाता है। ये ओके। जीरो, ये 7 भी 1111 होके जाता है, ये ई भी 1111 होके जाता है, ये 1010 होते हुए जाते हैं। ओके। ठीक है, 00, ये 00 हो गया। ये जीरो देखोगे, 00000000, 4 0। ये 7 देखोगे, हाँ जी। 01111। ई देखोगे तो 1111 10, फिर 0000, फिर 0111, ऐसा जाएगा। तो ऐसे मामले में जब ऐसा डेटा जाएगा, ठीक है, और यहाँ देख लो कितने सारे डेटा जा रहे हैं यहाँ से, हाँ यहाँ जी। पे कितने सारे डेटा जा रहे हैं। तो ऐसे डेटा में स्विच कैसे पहचानेगा कि भाई एक डेटा शुरू हो, एक डेटा खत्म हो गया, अब दूसरा डेटा स्टार्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है, तुम ही देख लो ना, यहाँ पे तुम देखोगे, तुम बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर अरे, सकते। या। तो स्विच कैसे डिफरेंशिएट करेगा? तो उसको कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए ना साथ में। हम्म। ठीक है, तो वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है प्रीएम्बल और एसएफडी। वो स्विच जो है ये 10101010 पढ़ता है, उसको फिर समझ में आता है कि भाई अब नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, पुराना वाला डेटा गया, अब नया डेटा आ रहा है। ठीक है। ठीक है, शायद थोड़ा क्लियर हुआ हो, हम्म। है ना। अभी प्रीएम्बल हमने जान लिया, एसएफडी जान लिया। एसएफडी एफडी। का प्रीएम्बल का साइज होता है 7 बाइट, एसएफडी का साइज होता है वन 1 बाइट बाइट। ठीक है, अभी मैं यही बोलूं कि प्रीएम्बल और एसएफडी का एक और एग्जांपल दूं, ये लेटर के हिसाब से। हमारे पास अगर 50 लेटर आते हैं, ठीक हाँ है, जी। तो आप पता कर सकते हो 50 लेटर अलग अलग हैं। क्यों? हाँ। क्योंकि फ्रॉम द वो एड्रेस एनवलप कहाँ में से होते आ हैं, रहे हैं। या एनवलप में वही। होके आते हैं। ठीक है, या फिर हम्म। उसको स्टेपल कर देते हैं। 50 अगर है तो एक लेटर हो गया, एक लेटर में 2 पेज है, 3 पेज है, तो उसको एक साथ स्टेपल कर दिया। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट एज अ कंप्यूटर वो एक लेटर को दूसरे लेटर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? उसी के लिए प्रीएम्बल और एसएफटी बनाया है। ओके। ठीक है, अब डेस्टिनेशन मैक हमें पता है, सोर्स मैक हमें पता है। इन दोनों की साइज होती है 6 बाइट ईच। ये भी 6 बाइट का फील्ड है, ये भी 6 बाइट का फील्ड है, हमें पता है 6 8 या 48, तो टोटल होता है हमारा 48 बिट का मैक एड्रेस। हमें पता है डेस्टिनेशन मैक सोर्स मैक क्या काम करता है। तो बेसिकली डेस्टिनेशन मैक हमारा यहाँ पे फ्रॉम एट टू टू एड्रेस होता है, और सोर्स मैक हमारा होता है फ्रॉम एड्रेस। ठीक है, अभी लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट पढ़ के किसी को समझ में आ जाता है कि लेटर के अंदर क्या हो सकता है, लेटर किस चीज के लिए हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिक लीव अगर लिखता हूं, ठीक है, सिक लीव जैसे ही लिखूंगा, तो एटलीस्ट मुझे सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आ जाए कि ये बॉडी में क्या लिखा होगा, कि मैं बीमार हूं, इतने दिन से बीमार हूं और मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। हाँ जी। सब्जेक्ट पढ़ के मैं ये पता कर सकता हूं। तो सिमिलरली, अरे होना यार, हाँ, सिमिलरली ये जो टाइप फील्ड है ना, टाइप फील्ड भी यही बताता है कि भाई वो बॉडी में क्या हो सकता है, इस ईथरनेट हेडर के बॉडी के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, और वो बॉडी क्या है? ये डेटा फील्ड। सब्जेक्ट बेसिकली हमारा टाइप फील्ड है यहां पर। हम्म। तो कोई भी स्विच ये टाइप फील्ड पढ़ के समझ जाता है कि इसके अंदर का डेटा क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, और ये डेटा कहां से आ रहा है पता है? आपके ऊपरी लेयर से। तो यहां पे मैंने जो वायर शार्क ओपन किया था,
हम्म। ये ईथरनेट हेडर बताता हूँ, ठीक है। ये जो टाइप फील्ड देख रहे हो, ये टाइप फील्ड है आपका बॉडी या फिर सब्जेक्ट लेटर, अपना नॉर्मल लेटर के हिसाब से ये है सब्जेक्ट। वो बोल रहा है ये सब्जेक्ट में ये IPv4 है, मतलब ये ईथरनेट जो है IPv4 का डेटा कैरी कर रहा है। और आप अगर हम्म। देखोगे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ही IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हम्म। ठीक है, स्विच ये ओपन करके नहीं देखेगा, बट उसको ओके। एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा कैरी कर रहा है। क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था एनकैप्सुलेशन के बारे में। एनकैप्सुलेशन में लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, 4, 3, 2, 1 लेयर ऐसे एनकैप्सुलेट होते हुए आता है। ये पता है, ये आपको याद हाँ होगा, जी। है ना। तो क्या हो रहा डाटा। है, हाँ, तो तीसरे लेयर तक का जितना भी डेटा है वो बेसिकली देखा जाए इसके अंदर है, वो इस चीज के अंदर है। हम्म। और ये टाइप फील्ड ये दिखाता है कि मेरे जस्ट ऊपर वाले लेयर में क्या डेटा है। मेरा ये ऊपर वाला लेयर, ये लेयर हम्म। थ्री का, लेयर 3 कौन सा लेयर 3 डेटा मैं कैरी कर रहा हूं, वो ये बताता है। टाइप फील्ड ये बताता है कि मैं कौन सा लेयर 3 डेटा कैरी कर रहा हूं। तो ये वायरशार्क में देखो, तो ये बता रहा है, टाइप फील्ड ये बता रहा है कि वो IP वर्जन 4 का डेटा कैरी कर रहा है। और नेक्स्ट में ये देखोगे तो IPv4 ही है। IPv4 के अंदर अलग डेटा है। IPv4 में IPv4 लेयर 3 है, लेयर 3 के अंदर लेयर 4 हम्म। का डेटा है। ठीक है, यहां मैं बताऊं तो लेयर 3 बताएगा कि मैं UDP कैरी कर रहा हूं। UDP लेयर 4 है। अगर याद हो तो मैंने अपने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक TCP बताया था, एक UDP बताया था। UDP मतलब आपका जो रियल टाइम में डेटा भेजता हाँ जी। है ना। आपका क्रिकेट ब्रॉडकास्ट हो गया या फिर ये अपना जूम ही हो गया, वो रियल टाइम में चल रहा है। रियल टाइम में मतलब यूडीपी पे चलता है, ये मैंने आपको बताया था, इस पे हम बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूडीपी पे चल रहा है। तो IPv4 क्या बता रहा है, मैं लेयर 4 का किस टाइप का डेटा कैरी कर रहा हूं। और लेयर 3 के बाद देखो लेयर 4 का डेटा आ गया, ये है लेयर 4 का डेटा। ठीक है, लेयर 4 एक्चुअल डेटा कैरी कर रहा है, हमारा जूम का डेटा, जो कि होगा वॉइस, वीडियो, व्हाट्सएप, जो भी अपन मैसेज कर रहे हैं। हम्म। तो देख लो, ये ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा आपका लेयर 4 के अंदर है, लेयर 4 का डेटा लेयर 3 के अंदर है, लेयर 3 का डेटा लेयर 2 के अंदर है। और लेयर 2 में ये जो टाइप फील्ड है वो ये बता रहा है कि लेयर 3 का कौन सा डेटा कैरी कर रहा है। समझे, ये हाँ क्लियर जी। हुआ, हो गया। है ना। तो वही ये यहाँ पे ये जो टाइप फील्ड है वो ये बताता है कि वो कौन सा लेयर 3 वाला डेटा कैरी कर रहा है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लेयर 3 डेटा होते हैं। IPv4 एक डेटा है। ठीक है, IP एड्रेस, आप अगर आप वो जो यूडी में भी पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा IP बहुत यूज कर रहे थे वो। IPv4 एक डेटा है, IPv6 एक डेटा है। ठीक। ठीक है, ARP नाम का एक लेयर 3 इंफॉर्मेशन होता है। OSPF प्रोटोकॉल आपका लेयर 3 पे चलता है। तो मैं कौन सा टाइप का डेटा यूज कर रहा हूँ, लेयर जा रहा हूँ, वो ये टाइप फील्ड बताता है। क्लियर, समझ में आया। हाँ जी। ठीक है, अभी आपके पास मान लो कि बैंक से एक ये आता है, क्रेडिट कार्ड आता है या फिर डेबिट कार्ड आता है, आपके पास चेकबुक आता है, कुछ भी आता है। तो जब पोस्टमैन आपको वो चेकबुक पकड़ाता है तो वो बोलता है ना, बैंक की तरफ से एक OTP आया होगा, हाँ जी। वो OTP मुझे बताओ, तो ही मैं ये डेटा दूंगा आपको। करेक्ट। FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, वही चीज करता है। फ्रेम चेक सीक्वेंस सबसे पहले तो नहीं, वो आखिरी में करता है। ठीक है, बेसिकली फ्रेम चेक सीक्वेंस यही करता है। वो देखता है कि भाई मेरे पास जो आया डेटा है वो कोई करप्ट तो नहीं है। ठीक है, वो ये देखता है कि ये डेटा करप्ट तो नहीं है।
या फिर इसकी इंटेग्रिटी, ये सही सलामत तो पहुंचा या कि नहीं पहुंचा, वो ये सब देखता है। और वो कैसे देखता है? आपको एल्गोरिथम क्या होता है पता है? हाँ नहीं सर। नहीं पता? एल्गोरिथम, या फिर मैं बोल देता हूँ कुछ कैलकुलेशंस। एल्गोरिथम इज हम्म। काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन, मान लो। नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेशन, बट इन अ सिंपलर वे मैं वही आपको बता सकता हूँ। एल्गोरिथम मतलब एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन होता है। तो स्विच वन जब स्विच टू को डेटा भेजेगा ना, वो एक कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। और वो कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, या फिर एक एल्गोरिथम रन करता है या फिर एक कैलकुलेशन रन करता है और उसका एक रिजल्ट निकालता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम 1+1 कर रहे हैं तो उसका 2 रिजल्ट होता है, तो मैं कुछ भी कैलकुलेशन करूंगा उसका एक रिजल्ट आएगा, है ना। वो रिजल्ट समझ लेते हैं 1 2 3 है। उस कैलकुलेशन का रिजल्ट 1 2 3 है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 लगा के आगे भेजेगा। ये आ गया स्विच टू के पास। स्विच टू ने प्रीएम्बल पढ़ा, एसएफडी पढ़ा, डेस्टिनेशन मैक पढ़ लिया, सोर्स मैक पढ़ लिया, टाइप भी पढ़ लिया, डेटा भी पढ़ लिया, आखिरी में वो ये पढ़ेगा, आखिरी में वो भी कैलकुलेशन रन करेगा। आखिरी में जब वो कैलकुलेशन रन करेगा, वो वैल्यू 1 2 3 आना चाहिए। ओके। जब 1 2 3 आएगा तो स्विच टू को पता पड़ हम्म। जाएगा कि भाई ये जो फ्रेम मेरे पास आया है वो करप्ट नहीं है और उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब मैं ये डेटा ओपन कर सकता हूं या फिर किसी को आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है। और अगर ये 1 2 3 नहीं हुआ, एग्जाम्पल ABC हो गया वो डेटा, वो कैलकुलेशन का रिजल्ट ABC हो गया, तो स्विच टू ने इतना सब तो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, टाइप भी पढ़ लिया, डेटा भी पढ़ लिया। बट अगर एफसीएस में कैलकुलेशन सेम नहीं हुआ, तो ये सब पूरा का पूरा वहीं का वहीं ड्रॉप कर देगा, वहीं के वहीं यहाँ पे ड्रॉप कर देगा स्विच। तो फ्रेम चेक सीक्वेंस बेसिकली दोनों स्विच चलाते हैं। स्विच टू जब रिसीव करता है तो वो फ्रेम चेक सीक्वेंस चलाएगा, स्विच वन जब सेंड कर रहा होगा तो वो फ्रेम चेक सीक्वेंस चलाएगा। और दोनों के ये रिजल्ट या फिर कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। सेम होगा तो ही दोनों स्विचेस एक दूसरे के ये फ्रेम्स को या फिर ईथरनेट हेडर या फिर ईथरनेट फ्रेम को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या हम्म। करता है? अभी ये ईथरनेट लेयर में कुछ भी डाउट है? मेरे को लग रहा है शायद तुम कंफ्यूज हो थोड़े से। हूँ सर मैं एक्चुअली। कहाँ कंफ्यूजन आया ये बताओ? ये प्रीएम्बल एसएफडी तो समझ में आ गया ना? एमएल एसएसटी तो मेरे को आ गया, समझ आ गया। हाँ। तो ये शायद टाइप फील्ड में कंफ्यूजन हुआ टाइप हो। टाइप में भी हुआ है और मेरे को उसमें भी हुआ है, क्या कहते हैं एफसीएस में, इसे, देश में भी। ठीक है। टाइप फील्ड को और आसान में मैं समझाऊं, मुझे नहीं पता आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, बट मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर मेरे हम्म। पास कोई पार्सल आता है, हाँ जी। ठीक है, चलो मान लेते हैं मैंने अमेजोन से कुछ पार्सल मंगाया। या, और बहुत बार ये भी होता है ना कि यार अपन अमेजोन से कुछ मंगाते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। वो हम्म। आता है उसके बाद हम देखते हैं यार मैंने अमेजोन से क्या मंगाया था, अपन ऐप खोल के भी नहीं देखते, ठीक है। अपन ने मान लेते हैं कि यार अमेजोन से मैंने आज कुछ ऑर्डर किया, आज है 24, ठीक है, 24 मई है आज, ठीक है। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था, चलो मान लेते हैं कि मैंने ऑर्डर किया था ये 4 मई को ऑर्डर किया था। मैंने जो भी चीज ऑर्डर किया वो 4 मई को ऑर्डर किया था। ऑब्वियसली 20 दिन हो गए, 20 दिन में हम्म। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ होगा जिससे कि मैं भूल भी गया हूंगा कि मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है जो कि आज आएगा, ठीक है। अब अमेजोन वाला आ गया, उसने मेरे को पार्सल पकड़ा दिया। पार्सल पकड़ा है तब भी मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि यार मैंने क्या मंगाया अमेजोन से। और आपने अगर नोटिस किया हो तो amazon जो भी पार्सल देता है सामने ऊपर जो है एक वो स्लिप लगी रहती है जिसमें
टू एड्रेस रहता है, फ्रॉम एड्रेस रहता है, और यहाँ पे लिखा रहता है कि वो किस टाइप का आइटम है इस बक्से के अंदर। ठीक है, जो भी पार्सल है इसके अंदर क्या चीज का आइटम है वो भी लिखा रहता है। डेलिकेट हम्म। समझ लो, यहाँ पे डेलिकेट लिखा होगा। ठीक है, या फिर टाइप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहेगा। कभी नोटिस किया ये? नहीं, अगली क्योंकि ये बार चीज। कभी भी अमेजोन से मंगाओ ये नोटिस करना। ठीक है, और अगर कभी आप भूल जाओ कि इसके अंदर क्या है, तो वो हम्म। आप ऊपर वो जो स्लिप में लिखा रहता है ये किस टाइप का चीज है। क्रॉकरी हम्म। लिखा रहेगा, अगर किचन का सामान है तो क्रॉकरी लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहेगा। कोई डेलिकेट चीज है, टूट ना जाए, लिखा रहेगा डेलिकेट है। ओके। तो इससे एटलीस्ट आपको एक अंदाजा पड़ जाता है कि मैं जब ये बॉक्स खोलूंगा तो इसके अंदर क्या होगा। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, सेम चीज यहां पे वो टाइप करता है, टाइप फील्ड, कि अगर मैं ये डेटा ओपन करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा। डेटा अगर मैं ओपन करता हूं, ठीक है, हाँ जी। हाँ मुझे जी। एक ऊपर एक बक्सा मिला है। ठीक है, या। मुझे ऊपर से एक बॉक्स, मुझे अमेजोन वाले ने बॉक्स दे दिया। बॉक्स में मैंने पढ़ लिया कि ये टू एड्रेस है जो कि मेरे लिए है, सोर्स ये अमेजोन से आया है। ठीक है, टाइप फील्ड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई अब मैं ये बॉक्स खोलूंगा तो मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखेगा। कुछ भी हो हम्म। सकता है। हाँ जी। ईयरफोन हो, ईयरबड हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, या फिर हम्म। हेयर हेयर ड्रायर हो सकता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो कोई भी सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, हाँ जी। ठीक है, तो आपको इस टाइप ईथरनेट लेयर में भी टाइप फील्ड वही काम करता है कि ये डेटा के अंदर क्या चीज है। IPv4 है कि IPv6 है कि हम्म। OSPF है कि ARP है कि ICMP है कि क्या है, वो बताता है। और यहाँ पे फ्रेम चेक सीक्वेंस वही, जब आपके पास HDFC से या फिर Amazon वाला कोई महंगा चीज जब डिलीवर करता है ना, OTP पूछता है आपसे। ये भी नोटिस किया होगा आपने, अगर आईफोन मंगाया, ठीक है, या फिर लैपटॉप मंगा रहे हो Amazon से, Amazon हम्म। डिलीवरी वाला आपसे OTP पूछेगा, और आपका OTP Amazon वाले ने जो OTP मांगा उससे अगर मैच कर गया तो ही वो आपको ये पैकेज देगा। आपको होता है, हाँ जी। वही सेम चीज FCS करता है। FCS बेसिकली स्विच वन क्रिएट करता है यहां से, ठीक है, और स्विच टू को बोलता है जब तुमको ये पार्सल रिसीव हुए तो तुम मेरे को ये OTP दो, और अगर दोनों OTP सेम हुए तो ही तुम ये डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। क्लियर? अब समझ में आया टाइप और हाँ जी। FCS क्या अब करता है? जी, अब समझ आ गया। है ना? अभी ये फॉर्मेट भी समझ में आ गया ना कि हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है, हाँ जी, वो उसी के हिसाब से सिस्टमेटिकली ही चलेगा, मतलब कि जैसे अगर वो हाँ, जैसे उसमें आपने बताया था 101010 चलेंगे, तो फिर वो मतलब करेक्ट। वैसे ही चलना पड़ेगा उसे, कि विदाउट एनी गैप। यस। अब मैंने ये इतना सब इसलिए समझाया क्योंकि आरएसटीपी का एक फॉर्मेट होता है। क्योंकि तुम ये फॉर्मेट समझ गए तो तुमको आरएसटीपी का फॉर्मेट समझने में आसान होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आरएसटीपी पर, जिसको बोलते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मल स्पैनिंग ट्री और रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या अंतर है। हमने देखा था नॉर्मल स्पैनिंग ट्री, ये रैपिड स्पैनिंग ट्री यहाँ पर है, तो जिसको अभी तक हम जो भी स्पैनिंग ट्री देख रहे थे उसको हम कॉमन स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। ठीक, कॉमन स्पैनिंग ट्री, CST। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर ये कि यहां से स्टार्ट करता हूं। पहला अंतर ये, तो हमारे पास पोर्ट कितने कितने थे? एक था रूट पोर्ट, हम्म। मैं इसको शॉर्ट में RP लिख देता हूँ। RP रूट पोर्ट, DP डेजिग्नेटेड पोर्ट, और BP ब्लॉक पोर्ट। ये तीन पोर्ट से हमारे पास। ठीक है। RSTP में भी रूट पोर्ट होता है। रूट पोर्ट का एक ऑल्टरनेट या फिर रूट पोर्ट का एक बैकअप रूट पोर्ट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट। ठीक है,
उसके बाद एक डेजिग्नेटेड पोर्ट भी होता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट का भी एक बैकअप होता है जिसको हम बोलते हैं बैकअप पोर्ट। ठीक है। अब आरएसटीपी में ब्लॉक पोर्ट नहीं होता, और वो अगर ब्लॉक पोर्ट नहीं होता तो ब्लॉक पोर्ट तो आरएसटीपी ब्लॉक कैसे करेगा? वो बेसिकली ये ऑल्टरनेट पोर्ट ब्लॉक करता है। मतलब ये, अगर याद हो तो मैंने जैसा बताया था कि एक स्विच पे, मैं अगर सबसे ऊपर आ जाऊं वापस, ये इन सभी स्विचेस में अगर आप नोटिस करो तो एक ही रूट पोर्ट है और एक ही डेजिग्नेटेड पोर्ट है। स्विच टू को देख लो, स्विच टू को देख लो, स्विच टू का ये पोर्ट रूट पोर्ट है और ये वाला पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो एक रूट पोर्ट और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट ही रहेगा, बाकी सब ब्लॉक होंगे। भले ही कितने भी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाए, भले ही कितने भी रूट पोर्ट हो जाए, बनेगा एक ही। उनमें से कोई एक रूट पोर्ट बनेगा और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, बाकी जितने भी पोर्ट होंगे ब्लॉक होंगे। ये तो क्लियर है यहां पर आपको? हाँ जी। इसी वजह से हमने आरएसटीपी में जो ऑल्टरनेट रूट पोर्ट बनाया है, वो बेसिकली है ऑल्टरनेट, बट क्योंकि एक ही रूट पोर्ट हो सकता है तो वो ब्लॉक करेगा। सिमिलरली आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट तो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, बट बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो ब्लॉक करेगा। ओके। ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट पोर्ट कब रूट पोर्ट बनेगा? जब आपका रूट पोर्ट डाउन होगा, तो ये ऑल्टरनेट रूट पोर्ट एक्चुअली रूट पोर्ट का काम करेगा और ब्लॉक पोर्ट से हट जाएगा। और अगर आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट डाउन होता है तो ये बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट ब्लॉक पोर्ट से हट जाएगा और डेजिग्नेटेड पोर्ट का काम करने लगेगा। बट इनिशियली ऑल्टरनेट रूट पोर्ट और बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट दोनों ब्लॉक में रहेंगे। तो स्पेसिफिकली इन्होंने ब्लॉक पोर्ट अलग सा नहीं बनाया रैपिड स्पैनिंग ट्री में। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है। ये डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी। उसके बाद हमने यहां देखा था, यहां हम्म। पे कितने पोर्ट स्टेट्स होते हैं? एक है, पहला होता है डिस्कार्डिंग। हम्म। ठीक है, डिस्कार्डिंग या डाउन स्टेट। फिर इसके बाद लिसनिंग स्टेट था, हाँ जी। लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट और नेक्स्ट। फॉरवर्डिंग स्टेट, या फिर ब्लॉक स्टेट, दोनों में से कोई एक। एक रहेगा। है ना? रैपिड स्पैनिंग ट्री में उन्होंने क्या किया, ये डिस्कार्डिंग और लिसन स्टेट को उन्होंने एक स्टेट बोल दिया, डिस्कार्ड। ओके। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। यहाँ पे ये हम्म। दोनों, इस स्टेट में ये दोनों डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इवन देखा जाए लर्निंग स्टेट में भी वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करता, बट वो बीपीडीयूज को लर्न करता है। बीपीडीयूज को बेसिकली वो लर्न करता है। लर्न करता है उन्हें। ठीक रीड है। करता है। अब तो ये दोनों हो गया डिस्कार्ड। यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार और पांच स्टेट है, ब्लॉकिंग को पाँच। मिला के पांच स्टेट है। ठीक है। रैपिड स्पैनिंग ट्री में डिस्कार्ड हो गया, जो कि है डिस्कार्ड और लिसन। फिर आपका आता है लर्निंग, और आपका आता है फॉरवर्डिंग पोर्ट, ओके, तो इसमें ब्लॉक। फॉरवर्डिंग या फिर ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है। ठीक है। तो हमने ये देखा था, ये डिस्कार्डिंग लिसन, डिस्कार्डिंग में आपका हम्म। ब्लॉक पोर्ट आता है यहाँ पर, और यहाँ पे ब्लॉक पोर्ट आएगा। फॉरवर्डिंग में वो पोर्ट रूट पोर्ट होगा या डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, हमने ये देखा था। यहाँ पे डिस्कार्डिंग में वो डिस्कार्ड ही कर रहा होगा, मतलब उस पर कुछ भी नहीं चल रहा है, स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है, इस इंटरफेस पे स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है। लर्निंग स्टेट कोई, लर्निंग का कोई वो नहीं होता, फॉरवर्डिंग वो कुछ नहीं होता। हम्म। फॉरवर्डिंग स्टेट में वो रूट पोर्ट रहेगा या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। ब्लॉकिंग स्टेट में वो ऑल्टरनेट पोर्ट में रहेगा या फिर बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट में रहेगा वो। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी।
ठीक है। नहीं हाँ, कुछ कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं, मैं वही पर वो सोप जो आपने लिखा सारा पढ़ रहा था। ठीक है। हाँ जी। अभी मैंने बताया कि यार इन रैपिड स्पैनिंग ट्री में 30 सेकेंड हम्म। नहीं लगते किसी भी चीज के लिए। हाँ जी। ठीक है। और जैसे उसने। अभी हम्म। और अभी देखा जाए, अभी इस टाइम पे मैं अगर देखूं, अभी 7:20 हो रहा है, 7:20 PM। 7:20 PM 24 मई 2024, इस टाइम में भी RSTP 300 मिली सेकेंड्स में सब कुछ कर लेता है। 300 मिली सेकेंड्स में सब कुछ कर लेता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम्म। इसका डिफॉल्ट ये है 300 मिली सेकेंड। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्विच है। अगर 10 है तो 300 होगा, 50 या 100 हो तो 300 से ज्यादा हो सकता है। शायद हो जाए 500 सेकेंड, 500 मिली सेकेंड ले ले, या फिर 1 सेकेंड ले ले, पर कभी 30 सेकेंड नहीं लेगा। ओके। जिसकी वजह से इसको रैपिड बोलने लगे हम लोग। इंस्टेंट एक हिसाब से लाइक। हाँ, इंस्टेंट है। ओके। ठीक है। तो ये 30 सेकेंड को हम 300 मिली सेकेंड में कैसे लेके आ गए, हम्म। ये समझना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ईथरनेट का फॉर्मेट समझाया था। हम्म। ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज याद होगा, जिसमें हम्म। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 30 सेकेंड लेता है, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 56 सेकेंड 56 लेता है ना। अभी मैं वापस उस सिनेरियो में जाता हूँ, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई भी। स्विच 1, ओके। स्विच 2, हम्म। स्विच 3 और स्विच 4। और ये है ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। तो हम्म। हमने देखा था डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में, मैं डायरेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, वही सेम चीज इनडायरेक्ट में भी होगा। हाँ डायरेक्ट जी। टोपोलॉजी चेंज में हमने ये देखा था कि ये डाउन हो जाता है, हम्म। हमने ये देखा था। बट अब मानते हैं कि अभी ये फिलहाल अप है। तो अगर मैं ओके। स्विच 4 का मैक एड्रेस टेबल देखूं, हम्म। स्विच 4 का मैक एड्रेस टेबल देखूं, मैक, एक हम्म। मिनट, ये इसका है रूट पोर्ट, ये है रूट पोर्ट, ये है डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। डेजिग्नेटेड पोर्ट नंबर 1, डेजिग्नेटेड पोर्ट नंबर 2 कर देता हूँ। ये इसका रूट पोर्ट, ये इसका हम्म। डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये इसका रूट पोर्ट। ठीक है। स्विच 4 का मैक एड्रेस टेबल देखूं, तो वो क्या बोलेगा, अगर मुझे स्विच 3 पहुंचना है, वो ऐसे तो नहीं जा सकता क्योंकि ये ब्लॉक है। हम्म। तो अगर उसको स्विच 3 के पास जाना होगा, ठीक है, जब इन सब ने एक दूसरे के पास बीपीडीयूज भेजे होंगे, तो हाँ जी। बीपीडीयूज में ये लोग अपना मैक एड्रेस भी भेजते हैं। मैक एड्रेस जैसे ही भेजते हैं तो ये लोग उनका मैक एड्रेस भी लर्न करते होंगे। ये समझ में आ रहा है। बीपीडीयू जब स्विच हाँ 3 ने भेजा होगा सभी के हम्म। पास, इनिशियल स्टेज में, स्विच हाँ 2 जी। को स्विच 3 का मैक एड्रेस पता पड़ जाएगा, पता स्विच लगा। 1 हाँ को जी। भी पता पड़ जाएगा, स्विच 4 को भी पता पड़ जाएगा, साथ ही साथ सभी स्विच को एक दूसरे का मैक पता पड़ जाएगा बीपीडीयू से। लगेगा। तो ये लोग अपना मैक एड्रेस टेबल भी अपडेट करके रखे होंगे। हाँ जी। और जब स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, तो स्विच 4 का मैक एड्रेस कैसे दिखेगा स्विच 3 के लिए, वो ये बोलेगा, अगर मुझे स्विच 3 के मैक एड्रेस को पहुंचना है तो मुझे अपना रूट पोर्ट यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। स्विच 1 भी यही बोलेगा, मुझे अगर स्विच 3 के पास पहुंचना है तो मुझे अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट नंबर 1 यूज करना पड़ेगा जाने के लिए उसके पास। स्विच हाँ टू जी। भी यही बोलेगा, अगर मुझे स्विच 3 पहुंचना है तो मुझे अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज डेजिग्नेशन करना पड़ेगा। पोर्ट यूज करना पड़ेगा। आरपी में कुछ। ठीक है। स्विच 3 का मैक एड्रेस कैसे दिखेगा, स्विच 3 बोलेगा, अगर मुझे स्विच 1 जाना है, सॉरी, हम्म। स्विच 3 का मैक एड्रेस ये बोलेगा, स्विच 1 जाने के लिए, स्विच 2 जाने के लिए, स्विच 4 जाने के लिए, सभी के पास जाने के लिए मुझे अपना रूट पोर्ट यूज करना पड़ेगा, या। क्योंकि ऐसे ही जा सकता है ना वो। हाँ जी। रूट पोर्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये है इनका मैक एड्रेस टेबल। अब डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हुआ। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में हमने ये देखा कि ये डाउन हो जाता है। तो जब ये डाउन होगा, तो स्विच 3 को ये वाला अप करना पड़ेगा। अब अप हो गया, स्विच ये अप हो गया, और मैं अगर स्विच
ये जितने भी स्विचेस हैं, इनके एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस टेबल के हिसाब से देखूं, तो स्विच 4 तो स्विच 3 कभी रीच ही नहीं कर सकता, क्योंकि स्विच 4 के हिसाब से उसको रूट पोर्ट से जाना है। ये स्विच 1 को भेजेगा, स्विच 1 डीपी 1 से स्विच 3 की तरफ जाएगा, स्विच 2 बोलेगा हम्म, कि मुझे अगर स्विच 3 जाना है तो मुझे डीपी से भेजना है, बट तो डीपी की तरफ तो यहाँ तो लिंक ही नहीं है, तो स्विच 3 के पास डेटा हाँ, वैसे भी नहीं जा सकता। स्विच 1 भी यही बोलेगा, मुझे रूट स्विच के पास जाना है, मुझे स्विच 1 स्विच 2 स्विच 4 के पास जाना है, तो मुझे अपना रूट पोर्ट यूज करना है, बट रूट पोर्ट वाला लिंक तो डाउन है। हम्म, तो क्या करना पड़ेगा, इनको अपना मैक एड्रेस टेबल भी अपडेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर कोई चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ और ये वाला डाउन हो गया और स्विच 3 ने अपना ये वाला इंटरफेस ओपन किया, तो स्विच 3 को सबको बताना पड़ेगा ना कि भाई अपना मैक एड्रेस अपडेट करो तुम लोग। हम्म, तो वो अपडेट कैसे भेजता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये टोपोलॉजी चेंज है, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। तो स्विच 3 क्या करेगा, स्विच 3 एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजता है। ठीक है। जैसे ही वो फॉरवर्ड ये जैसे ही वो फॉरवर्ड करने लगता है या लिसन लर्निंग स्टेट में जाता है, अपने हम्म, बीपीडीयू के साथ वो एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजता है। टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का मतलब स्विच 3 ये बोलता है कि भाई अब टोपोलॉजी में कुछ चेंज आया है, जिसकी वजह से मुझे मेरा ब्लॉक पोर्ट ओपन करना पड़ रहा है, तो तुम लोग मेरे पास अब मेरे रूट पोर्ट से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो सारे चेंज हो जिसका मैं चुके हैं तुमको तुम्हारे। अब नोटिफिकेशन दे रहा हूं। तो जैसे ही ओके। स्विच 4 के पास ये नोटिफिकेशन रीच होगा, स्विच हम्म, 4 ये देखेगा कि ओके, स्विच 3 में कुछ चेंज आया है। स्विच 3 हम्म, ये बोल रहा है कि भाई अब तुम लोग को उसकी स्विच 4 ये बोलेगा कि अब मुझे स्विच 3 के पास पहुंचना है, तो मुझे मेरा रूट पोर्ट नहीं, मुझे ये एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी और मुझे एक फ्रेश एंट्री हम्म, बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं बोलूंगा स्विच 3 के पास अगर मुझे जाना है तो मुझे मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज हाँ करना जी। पड़ेगा, जो कि है ये। ओके। और ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन स्विच 4 स्विच 1 और स्विच 2 को फॉरवर्ड करेगा। ये स्विच 1 के पास जाएगा, स्विच 1 भी अपना मैक एड्रेस टेबल एंट्री अपडेट करेगा, बोलेगा अब मुझे स्विच 3 के पास जाना है, तो मुझे मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, जो कि ये। और स्विच 1 यही सेम टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन स्विच 2 को भेजेगा। भेजेगा। स्विच 2 फिर अपना मैक एड्रेस टेबल अपडेट करेगा, बोलेगा अब मुझे स्विच 3 के पास जाना है, तो मुझे मेरे को अपना रूट पोर्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि है ऐसे। तो क्या हुआ, स्विच 3 में चेंजेस भी आए और सभी का मैक एड्रेस टेबल भी उसके हिसाब से अपडेट हो गया। स्विच 4 भी, स्विच 3 भी क्या करेगा, स्विच 3 के लिए अभी भी, स्विच 3 के लिए जैसे ही हम्म। ये डाउन जाता है तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा और ये बन हाँ जाएगा जी। रूट पोर्ट, क्योंकि इसी के थ्रू रोबोट वो स्विच 1 जा सकता है। बाकी सब तो के साथ स्विच 1 कनेक्ट। के लिए रूट पोर्ट ही रहेगा। रूट हम्म। पोर्ट के मतलब वो इंटरफेस नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेस नंबर चेंज हो जाएगा। इंटरफेस नंबर हाँ जी चेंज होगा कि वो ठीक है, कोई। हाँ जी। तो ये है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ये समझ में आया कि हम टीसीएन कहाँ यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में हाँ भी जी। यही होता है, इनडायरेक्ट में भी स्विच 3 जब अपना ब्लॉक पोर्ट ओपन करेगा वो टीसीएन भेजता है, जिससे कि सभी डिवाइसेस अपना मैक एड्रेस अपडेट करते हैं। क्लियर हुआ। तो हाँ जी। जब भी नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जब भी कोई एक चेंज आता है नेटवर्क में, वो स्विच बीपीडीयू के साथ साथ एक टीसीएन या टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजता है, जिससे कि सभी स्विच को पता पड़ता है कि टोपोलॉजी में कुछ चेंज आया है और उसके हिसाब से वो अपना मैक एड्रेस टेबल अपडेट करते हैं। हम्म। क्लियर। हाँ जी। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का फायदा उठाता है, जिसकी वजह से वो 30 सेकंड से वो आ गया है सीधे 300 मिली सेकंड पे। उसने बेसिकली ये टोपोलॉजी चेंज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, उसका फायदा उठाया। वो कैसे, हम्म। तो हम टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन ये जो है इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट ये होता है कि
ये बेसिकली 8 बिट का फॉर्मेट है, ये 8 बिट का वैल्यू होता है ये। इस 8 बिट में क्या क्या होता है? पहला बिट बोलता है टीसीएन, टीसीएन बिट बोलते हैं उसको, पहले बिट को। दूसरे बिट को टोपोलॉजी चेंज एक्सेप्टेंस, मैं ये सब बताता हूं धीरे धीरे। उसके बाद आता है प्रपोजल बिट, फिर तीसरा आता है एग्रीमेंट बिट, चौथा है पोर्ट रोल, पोर्ट रोल। हम्म। ये 2 बिट के, ये 2 बिट है, ठीक है। फिर आता है पोर्ट स्टेट, ये भी 2 बिट है। तो आपके हो गए ये दो, दो चार, हम्म, 5 6 7, 8 सात आठ। हो गए तो अपने 8 बिट। पोर्ट रोल होते हैं सर, और जो पोर्ट स्टेट है ये दो दो। हाँ ये दो दो, ये दो दो बिट्स हैं, ओके। बिट्स हैं, बाइट्स नहीं, बिट्स हैं, ओके। ठीक है। तो इन टोटल ये 1 बाइट का ही फील्ड है। वन हम्म। बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो ये हो गया 1 बाइट। ओके। अभी इसको हम है ना थोड़ा सा जानते हैं और टिप। वन, नहीं नहीं, हाँ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। हाँ, नहीं नहीं, आपने कहा ना ये 1 दो बाइट बिट इज हो गए। इक्वल टू 8 बिट। हाँ 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, या 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ओके। ओके, दोनों सेम ही है। ओके। हाँ ठीक है। अब इसको, ये 2 बाइट है इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे दो दो लिख देता हूँ। हम्म। अब इसको हम नॉर्मल सिनेरियो में देखते हैं जब दो स्विच पावर ऑन होते हैं। अब मैं ये प्योरली रैपिड स्पैनिंग ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विच वन और स्विच टू, नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में क्या होता था, जब भी दो स्विच पावर ऑन होते तो ये सिर्फ अपना बीपीडीयू भेजते थे, ठीक है। बीपीडीयू भेजते थे, उसमें प्रायोरिटी, रूट स्विच, मैक एड्रेस, फलाना ढिमका, वो सब होता था। और ये दोनों 30 सेकेंड लेते थे अप आने में, है ना। हम्म। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री में हुआ ये कि ये बीपीडीयू के साथ साथ, बीपीडीयू के साथ साथ ये टीसीएन बाइट भी भेजते हैं। टीसीएन बाइट भी दोनों स्विच भेजेंगे एक दूसरे को बीपीडीयू के साथ साथ, ठीक है। अब जब स्विच वन अपना बीपीडीयू के साथ ये टीसीएन बिट भेज रहा होगा, तो वो क्या बोलेगा पता है आपको? याद हो मैंने बताया था, जब भी कोई स्विच पावर ऑन होता है तो वो ये बोलता है कि मैं रूट स्विच हूं, हम्म। है ना। अब बीपीडीयू में तो उसकी मैक एड्रेस आ गई, बीपीडीयू में उसका मैक एड्रेस आ गया, प्रायोरिटी आ गया, एडवर्टाइजिंग मैक एड्रेस, एडवर्टाइजिंग प्रायोरिटी, कॉस्ट सब आ गई, उसको छोड़ दो। टीसीएन यहाँ क्या काम करता है? अब जैसे कि मैंने बताया था ये 8 बिट है, तो मतलब एक बिट में कौन सी वैल्यू हो सकती है? आइदर 1 होगा या 0 होगा, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू हो सकती है ना। हाँ जी। अब टीसीएन, स्विच वन ये बोलेगा, स्विच वन ये टीसीएन बिट को 0 करके भेजेगा। 0 क्यों? क्योंकि ये अभी पावर ऑन हो रहा है, पावर ऑन हो रहा है, इस वजह से इसमें कोई टोपोलॉजी चेंज नहीं है ना। टोपोलॉजी चेंज नहीं है ये। टोपोलॉजी चेंज होता तो ही मैं टीसीएन नोटिफिकेशन भेजूंगा। यहां ना तो कोई चेंज है, ना तो कोई कुछ कुछ भी नहीं है, मैं तो पावर ऑन हो रहा हूं ना, पावर ऑन हो रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा टीसीएन बिट 0 होगा। उसके बाद टीसीएन एक्नॉलेजमेंट, टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट या एक्सेप्टेंस, ठीक है। क्या ये कोई टोपोलॉजी चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, जिसकी वजह से इसका टोपोलॉजी चेंज एक्सेप्टेंस बिट भी 0 होगा। फिर प्रपोजल, मैंने जैसे बताया था, जब भी कोई भी स्विच पावर ऑन होता है वो ये बोलता है कि मैं रूट स्विच हूं, है ना। तो स्विच वन ये बोलेगा कि मैं प्रपोज कर रहा हूं कि मैं रूट स्विच हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं रूट स्विच हूं, तुमको ये मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मैं प्रपोज हम्म। कर रहा हूं कि मैं रूट स्विच हूं, तो प्रपोजल बिट उसका 1 होगा। क्योंकि स्विच वन ये बोल रहा है कि मैं रूट स्विच हूं, वो किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहा। क्योंकि वो किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहा, तो उसका एग्रीमेंट बिट भी 0 होगा। फिर मैंने बताया था रूट स्विच के हर पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, है ना। हर पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। डेजिग्नेशन। ओके। और क्योंकि यहाँ पे 2 बिट है, पोर्ट रोल के लिए मैंने 2 बिट लगाए हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 1 1 होता है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए, 1 0 होता है आपका रूट पोर्ट के लिए, 0 हम्म। 0 होता है आपका ऑल्टरनेट पोर्ट के लिए,
और 01 होता है आपका बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए, जो कि मैंने पोर्ट रोल बताया था आपको, है ना। हाँ जी। अब स्विच वन बोल रहा है कि मैं रूट स्विच हूं, रूट स्विच हूं तो मेरे सभी पोर्ट्स क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। तो अगर मेरे सभी पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं तो मेरा दोनों बिट में नंबर क्या होगा, 1 1। ये समझ में आया। हाँ जी। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट का, अब पोर्ट स्टेट क्या क्या है अपने पास, आइदर डिस्कार्डिंग स्टेट है या फिर फॉरवर्डिंग हम्म। स्टेट है, लर्निंग का कुछ नंबर नहीं है। तो डिस्कार्डिंग 0 0 है, डिस्कार्डिंग, और फॉरवर्डिंग के लिए है 1 1, फॉरवर्डिंग के लिए है 1 1। तो मैं रूट स्विच हूं, मैं डेजिग्नेटेड पोर्ट हूं, और मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्ड कर रहा है, जिस वजह से मेरा पोर्ट स्टेट में भी नंबर होगा 1 1। तो वो ये टीसीएन बाइट जो है अपने बीपीडीयू के साथ भेजेगा, अपने बीपीडीयू के साथ भेजेगा, ठीक है। फिर स्विच टू भी यही सेम चीज कर रहा होगा। स्विच टू बोलेगा कि मैं टीसीएन बिट तो नहीं हूं, मैं कोई टोपोलॉजी चेंज का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो मेरा टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिट 0 है। कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से 0 है। और स्विच टू बोल रहा है कि मैं भी प्रपोज कर रहा हूं कि मैं रूट स्विच हूं, तो मेरा प्रपोजल बिट 1 है। मैं एग्री नहीं कर रहा किसी चीज के लिए कि मैं रूट स्विच नहीं हूं, मैं ये एग्री नहीं कर रहा, तो मेरा एग्रीमेंट बिट 0 है। और क्योंकि मैं रूट स्विच हूं तो मेरा ये इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, तो पोर्ट रोल हो गया 1 1। और क्योंकि मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो मैं फॉरवर्डिंग स्टेट में हूं, जिसकी वजह से मेरा पोर्ट स्टेट भी 1 1 होगा। तो देखा जाए तो स्विच टू भी अपना बीपीडीयू के साथ टीसीएन बिट भेजता है, जो कि बेसिकली दोनों सिमिलर ही होगा, जो कि सिमिलर होने वाला है ना। कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि मैं रूट स्विच हूं। फिर क्या होगा, स्विच टू को स्विच वन का बीपीडीयू मिलेगा और टीसीएन मिलेगा, स्विच टू को स्विच वन का बीपीडीयू और टीसीएन मिलेगा। तो बीपीडीयू में स्विच टू क्या देखेगा, स्विच वन का मैक एड्रेस देख लेगा, जिससे कि स्विच टू को पता पड़ जाएगा कि मैं रूट स्विच नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा मैक एड्रेस स्विच वन के मैक एड्रेस से ज्यादा है। इसका मैक एड्रेस 1 1 1 है, इसका 2 2 2 है, तो ऑब्वियसली लोअर मैक एड्रेस रूट स्विच बनता है। तो स्विच टू ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रूट स्विच नहीं बन सकता। तो जब मैं रूट स्विच नहीं बनूंगा तो मैं अपने बीपीडीयू के साथ एक टीसीएन मैसेज भेजूंगा, जिसमें क्या क्या वैल्यू होगी। अगेन 0, क्योंकि ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन नहीं है, ये मैं अपने बीपीडीयू के साथ एक टीसीएन बाइट भेज रहा हूं। क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही है तो एग्रीमेंट एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। और मैं प्रपोज नहीं कर रहा अब कि मैं रूट Yeah. स्विच हूं, मैंने एग्री कर लिया कि भाई मैं रूट स्विच नहीं बन सकता, तो मेरा प्रपोजल बिट 0 हो जाएगा। और मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं रूट स्विच नहीं हूं। क्योंकि मैं रूट स्विच नहीं हूं तो मेरा ये इंटरफेस क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। तो मेरे रूट पोर्ट की वैल्यू क्या है, 1 0। तो नेक्स्ट बाइट हो गया आपका 1 0। और रूट हाँ पोर्ट जी। फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्डिंग स्टेट में होता है, तो हो गया 1 1। तो जब ये तो इन्होंने पहले 2 सेकंड में भेजा, अगले 2 सेकंड में जब, ठीक है, अगले हम्म। 2 सेकंड भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे ही ये आता है इसके पास स्विच वन से पहले सेकंड में, ठीक है, पहले सेकंड में जैसे ही पहले 2 सेकंड तो ठीक है, 2 सेकंड तो लगता ही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हेलो बीपीडीयूज भेजने में 300 मिली सेकेंड लगेगा, नहीं। मैं इस इंटरफेस को 30 सेकंड नहीं लगेगा, इसको तुरंत 300 मिली सेकेंड लगेंगे, ओके। ठीक है। ये 2 सेकंड में बीपीडीयूज भेजते रहेंगे, बट अपने हाँ जी। हाँ पोर्ट जी। को फॉरवर्डिंग करने में या ब्लॉकिंग करने में या ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग ले जाने में 30 सेकंड नहीं लेने वाले ये। अब स्विच टू को जैसे ही बीपीडीयू ये रिसीव हुआ, उसको पता पड़ गया कि भाई मैं रूट स्विच नहीं बन सकता और मुझे रूट पोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो Okay. तुरंत के तुरंत इसको रूट पोर्ट बना देगा, तुरंत के तुरंत रूट पोर्ट बनाएगा, 30 सेकंड वेट भी नहीं करेगा।
और वो ये इंफॉर्मेशन, ये वाला टीसीएन बिट जो है, स्विच वन को भेजेगा, जिससे कि स्विच वन को पता पड़ जाएगा कि स्विच टू एग्री कर चुका है कि वो रूट स्विच नहीं बन सकता। समझ में आया? पूरा प्रोसेस समझ में आया? हाँ जी। इजी था, कोई टफ तो नहीं था समझने में? हाँ नहीं, ये तो ठीक था जो ये बोला था ना, टीसीएन टीसीएस है ये ना। वाला है ना। हाँ जी। अभी अगर मैं, होता ये है, स्विच वन, हम्म। स्विच टू, यहाँ पे मान लेते हैं स्विच थ्री, स्विच फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, ऐसा कुछ है। तो जब सबसे पहले पावर ऑन होंगे ना, तो ये वेव्स में चलते हैं। वेव्स में ये हाँ। आपका आरएसटीपी के बीपीडीयूज और टीसीएन मैसेजेस वेव्स में फ्लो होते हैं। तो मान लेते हैं कि होगा ये, सबसे पहले ये दोनों ने हम्म। आरएसटीपी नेगोशिएशन करने लगे। नेगोशिएशन मतलब कौन रूट स्विच बनेगा, कौन ब्लॉक पोर्ट नॉन रूट स्विच बनेगा, ये सब ये दोनों डिसाइड करने लगे। जब ये दोनों डिसाइड करते हैं ना, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपना जितने भी ये इंटरफेस है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि यहां से अच्छा। मुझे कोई बीपीडीयू ना रिसीव हो। क्योंकि अगर बीपीडीयू रिसीव हुआ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं फिलहाल तो स्विच वन और स्विच टू के बीच में रूट स्विच का डिसीजन कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल तो मैं रूट स्विच वन और स्विच टू के बीच में रूट स्विच का डिसीजन कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे ये सब इंटरफेसेस को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, ताकि मेरे को हम्म। दूसरे इंटरफेसेस से बीपीडीयूज ना रिसीव हो। उसके बाद क्या अच्छा। होगा, जैसे ही स्विच वन और स्विच टू के बीच में वो डिसीजन हो जाएगा कि कौन रूट स्विच बना, कौन नॉन रूट स्विच बना, फिर स्विच वन स्विच टू क्या करेंगे, इनके बीच में रूट स्विच का इलेक्शन करने लगेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्विच वन का मैक एड्रेस कम सबसे कम हो सकता है स्विच स्विच सिक्स का मैक एड्रेस सबसे कम हो, है ना। हाँ तो जी। इनके बीच में चलेगा फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री, वो भी फटाफट चलेगा, क्योंकि ये बीपीडीयू जाएगा, ये बीपीडीयू यहां आएगा, ये बीपीडीयू यहां आएगा। ठीक है, बीपीडीयू के साथ साथ ये लोग टीसीएन मैसेज भी भेजेंगे, है ना। टीसीएन हम्म। मैसेज भेजेंगे, तुरंत के तुरंत ये लोग अपने रूट पोर्ट, डेसिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, ये सब तुरंत के तुरंत इलेक्ट करेंगे, 30 सेकंड बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टीसीएन मैसेज में ये लोग एग्रीमेंट, प्रपोजल, बिट सब एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जब इनके बीच में पूरा इलेक्शन हो जाएगा, इनके बीच में इलेक्शन हो जाएगा, ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई हाँ रूट स्विच कौन है और नॉन रूट स्विच कौन है। फिर होगा, इन सभी के बीच में फिर से होगा, इन सभी के बीच में फिर से होगा। फिर से होगा। ठीक है, फिर बीपीडीओ एक्सचेंज होंगे और फटाफट फटाफट डिसाइड होगा। हम्म। तो उसमें होता यह है कि कोई भी स्विच अपने इंटरफेस को अप करने में 30 सेकंड नहीं लगाता, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं लगाता वो। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी। अभी मैंने नए पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था, एक रूट पोर्ट, सॉरी एक ऑल्टरनेट पोर्ट और एक बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसको मैंने आपको वो बताया था, हाँ जी। इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर। तो जब मैं आरएसटीपी चलाऊंगा ना इनके बीच में, स्विच थ्री का ये वाला इंटरफेस तो रूट पोर्ट हो गया, ये रूट स्विच अपना, स्विच थ्री का ये वाला इंटरफेस तो रूट पोर्ट हो गया। ठीक है, स्विच थ्री का क्या, आरएसटीपी क्या करेगा, इसको ब्लॉक पोर्ट नहीं बोलेगा वो, इसको ऑल्टरनेट पोर्ट बोलेगा। क्योंकि अगर ये डाउन होता है, क्योंकि अगर वो डाउन हुआ तो ये वाला तो अप होगा ना, ये वाला हम्म। अप होगा। और फिर क्या करेगा, स्विच थ्री इसके थ्रू स्विच वन के पास जा सकता है, जो कि है रूट स्विच।
तो हाँ जी। ये बन जाएगा आपका रूट पोर्ट। करेक्ट। या। तो इसका मतलब है, अगर मेरे पास रूट स्विच पहुंचने के लिए ऑल्टरनेट पाथ है, रूट स्विच पहुंचने के लिए अगर मेरे पास ऑल्टरनेट पाथ है, तो वो पाथ हम्म। बन जाएगा मेरा ऑल्टरनेट पोर्ट। पर वो ब्लॉकिंग करेगा, वो फॉरवर्डिंग नहीं करेगा जब तक मेरा प्राइमरी रूट पोर्ट डाउन नहीं होता। जब मेरा प्राइमरी रूट पोर्ट डाउन होगा तो मैं अपना ऑल्टरनेट रूट पोर्ट को ओपन करूंगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में ले जाऊंगा। क्लियर? ठीक है। ऑल्टरनेट पोर्ट का क्या मतलब है? ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हम्म। ये, एक और सिनेरियो ये कि ये दो स्विच के बीच में ऐसा लगा है, दो इंटरफेसेस लगे हैं। ठीक है, दो लगे। दो लगे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, भले ही कितने भी इंटरफेसेस हो रूट स्विच जाने के लिए, बनेगा एक ही रूट पोर्ट। तो ऑब्वियसली ठीक है। इनमें से कोई एक रूट पोर्ट बनेगा। एक ही बनेगा, हाँ जी। बट फिर ठीक उसका है। पता कैसे लगेगा? हाँ, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता था, वो लोग लीस्ट कॉस्ट देखते थे। नॉर्मल में तो हम सबसे लीस्ट अपना, हाँ जी, कॉस्ट देख लेते थे, या अपना आईपी लीस्ट देख कॉस्ट देखते उसका, थे या फिर या लीस्ट मैक मैक एड्रेस। एड्रेस देखते थे। हाँ जी। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, अगर दोनों को रूट पोर्ट बनना है, मैं इसको इंटरफेस नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इंटरफेस नंबर 2 बोल देता हूँ। ओके। ठीक है, दोनों इंटरफेस रूट पोर्ट बनने के काबिल है। हम्म। अब पहला देखूंगा लीस्ट कॉस्ट। या। लीस्ट कॉस्ट में भी दोनों का टाई हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी। दोनों एक ही तो तरफ से जा एक रहे हैं। ही। ठीक है, फिर लीस्ट मैक एड्रेस ऑफ द नेबरिंग राउटर, वो भी वो सेम भी होगा। सेम होगा क्योंकि स्विच वन ही है, एक नेबरिंग राउटर हाँ है। जी। तो मैक एड्रेस भी चला गया। ऐसे सिनेरियो ओके। में मैं देखता हूं कि लीस्ट इंटरफेस नंबर, लीस्ट इंटरफेस नंबर जिसका भी होगा वो बनेगा रूट पोर्ट। तो अगर मेरे स्विच पे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 या 1/0, 1/1 ऐसा है, तो मैं हम्म। सबसे पहले तो ये इनको छोड़ दो, इनके बीच में देखूंगा, इनके बीच में सबसे कम नंबर वाला कौन सा है, वो है ये बन जाएगा आपका रूट पोर्ट। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं देख रहा हूं मेरा ऐसा है 0/1 और 1/0 ऐसा है, हम्म। तो मैं अगेन जैसे मैक एड्रेस हम देखते थे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहां भी मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा। 0 और 1 इनमें सबसे कम कौन है, 0 है, तो ये बन जाएगा आपका रूट पोर्ट। ओके। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपका इंटरफेस नंबर 1 बन जाएगा रूट पोर्ट। इंटरफेस नंबर 1 बन जाएगा रूट पोर्ट, और ये बन जाएगा ऑल्टरनेट पोर्ट। ऑल्टरनेट पोर्ट क्योंकि इसी के थ्रू वो रूट स्विच जा सकता है और वो ठीक है। ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। हम्म। ठीक है, ये समझ आया? हाँ जी। अभी बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये चीज क्या होती है? जैसे कि मैंने यहां पे दो इंटरफेस बनाए थे, स्विच 1 और स्विच 4 के बीच में, यहां पे भी मैं दो इंटरफेस बना देता हूं, स्विच 4 और स्विच 3 के बीच में। तो सर, जो अल्टरनेट वैसे जो पोर्ट होता है, तो वो मतलब एज अ अल्टरनेट ही रहेगा, बाकी जो काम है वो अपना, जो हमारा फर्स्ट पोर्ट होगा, जैसे हमने वन को लिया था, आपने हाँ बताया हाँ कि तुम्हें, तो बेसिकली सारा ट्रांसफर और सारा काम वही करेगा। हाँ, वही करेगा। वो अल्टरनेट बस वैसे अल्टरनेट बस साइड में रहेगा, जैसे काइंड ऑफ साइड में स्पेयर रहेगा। का। हाँ, स्पेयर में रहेगा। जब ओके। रूट पोर्ट, ओरिजिनल रूट पोर्ट आपका डाउन होगा तो ही आपका तो ऑल्टरनेट रूट ये पोर्ट आ पाएगा। अपने, ओके ठीक है, बस ये चीज मैंने एक बारी वो करना था। ओके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी ऐसा है। ठीक है, हम्म। तो इसमें भी ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज में क्या हुआ होगा, ये दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट बने होंगे। हाँ जी। डीपी, डीपी, ये भी डीपी, ये भी डीपी। ठीक है, डीपी डीपी में होगा ये, ऑब्वियसली ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। ओके। अभी ये दोनों जब ब्लॉक होंगे, इनका स्टेट तो ब्लॉकिंग ही रहेगा।
बट स्विच 4 के लिए इनमें से कोई एक प्राइमरी डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, दूसरा बन जाएगा बैकअप डेजिग्नेटेड, प्राइमरी डेजिग्नेटेड पोर्ट और बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट। अगेन इसमें भी जिसकी भी इंटरफेस नंबर सबसे कम होगी वो बन जाएगा आपका प्राइमरी डेजिग्नेटेड पोर्ट और बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, मतलब ये अगर ये डाउन होता है तो इसमें दोनों डीपी ऑन नहीं होंगे, इसमें स्विच 3 दोनों इंटरफेस ऑन नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, दोनों इंटरफेस ऑन नहीं करेगा, वो वो ये इंटरफेस ऑन करेगा जिसमें इधर से किसकी नंबर कम है, तो DP1, तो वो स्विच 3 जो है ये वाला इंटरफेस ऑन करेगा। ठीक है, ये समझ आया? हाँ जी। ठीक है, ये तो हमने स्विच 4 के हिसाब से देखा कि कौन सा डेजिग्नेटेड हम्म। पोर्ट बनेगा, कौन सा बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। यही सेम सिनेरियो स्विच 3 के हिसाब से देखो ना। स्विच 3 में क्या मैंने क्या बोला, स्विच 3 में ये दोनों ब्लॉकिंग में है हाँ और जी है। फिलहाल के लिए ये रूट पोर्ट है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों ऑल्टरनेट पोर्ट बनेंगे, ऑल्टरनेट रूट पोर्ट बनेंगे। अब इसमें भी क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट रूट पोर्ट है, अगर ये वाला डाउन जाता है तो स्विच 3 कौन सा ओपन करेगा, जिसका हम्म। इंटरफेस कॉस्ट कम होगा। या। ठीक है, जिसका इंटरफेस कॉस्ट कम होगा वो इस साइड DP1 बनेगा, जिसका इंटरफेस कॉस्ट ज्यादा होगा वो इस साइड जो है बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। ये समझ में आया? अब ये ट्रिकी थिंग है हाँ थोड़ा जी, ये सा। तो हम्म। तो मैंने स्विच 4 के पर्सपेक्टिव से भी बताया कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट और बैकअप डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, स्विच 3 बनेगा। के साइड से भी बताया, दोनों के हिसाब से हो गया। है ना? तो समझ में आया रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल? हाँ जी। ठीक है, तो इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करने वाला क्योंकि सेम ही रहेगा या बेसिकली, ये तो। बस हाँ जी। 30 सेकंड के बजाय वो फटाक से ओपन हो जाएगा। इंस्टेंट हो जाएगा, हाँ जी, एक साथ। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है स्विचिंग। स्विचिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया, स्विचिंग का मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने जान लिया हम्म। वीलैंस। ठीक है, वीलैंस के साथ साथ हमने जान लिया कि मैक एड्रेस कैसे काम करता है और स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है ये भी देख लिया, वीलैन और मैक के साथ कैसे स्विच फॉरवर्ड करता है ये भी देख लिया, हमने स्पैनिंग ट्री देख लिया, लूप क्या होता है देख लिया, लूप कैसे अवॉइड करते हैं वो भी देख लिया, साथ ही साथ हमने पर वीलैन स्पैनिंग ट्री भी देख लिया और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी देख लिया। तो मेजरली हमने पूरा स्विचिंग कंप्लीट कर लिया आज। मंडे ओके। मैं आईपी स्टार्ट करूंगा या फिर राउटिंग IPv4 स्टार्ट करूंगा या फिर आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ हाँ। पे अभी भी हमने स्विचिंग में एक चीज नहीं ठीक है। देखी कि कौन सी? नोटिस किया हो, मैं बोल रहा था दो विलान्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, दो अलग अलग विलान्स। हाँ, दो अलग अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है, दो स्विच पे दो अलग अलग विलान है तो मैंने तो यहाँ ट्रंक लगा दिया, हम्म। तो ठीक है ताकि बात वापस कर आ लेंगे। जाए। बट हाँ एक जी। ही स्विच में एक ही स्विच में मुझे दो अलग विलान्स को बात करवाना है। ठीक है, ये वीलान नंबर 10 है और ये हो गया वीलान नंबर 20। हमें पता है एक ही स्विच में दो अलग अलग वीलान एक दूसरे के साथ बात नहीं VLAN कर भी सकते, कर सकते। पर मुझे बात करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इंटर वीलैन राउटिंग करवाता हूं। ठीक है, इंटर वीलैन राउटिंग। तो मैंने इसको अभी छोड़ के रखा है क्योंकि हम पहले IPv4 एड्रेसिंग पढ़ेंगे और हम्म। नॉर्मल राउटिंग पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये इंटर वीलैन राउटिंग समझ में आएगा। ओके। ठीक है, ये मेरा। ओके। ऑल राइट, चलो फिर मिलते हैं मंडे। हाँ जी। एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू सर।